Okay, we'll start with next question. Two stars each of mass m and radius r are approaching each other for a head-on collision. They start approaching each other when their separation is small r is very greater than r. If their speeds at this separation are negligible, the speed v with which they collide would be. So the idea is simple here. Case 1, case 1 when they are far away, मतलब r very greater than capital R. तो एक स्टार यहाँ था, इसका रेडियस r है, मास m है, गुड. दूसरा स्टार is somewhere here, they are at large distances, तो they are far away. इस केस में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r, it is very greater than capital R. क्लियर? गुड. अब ऐसा है, लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस हियर क्योंकि आगे समझेगा आपको व्हाई आई एम डूइंग दिस. गुड. नाउ इन दिस केस इनिशियल टोटल एनर्जी is initial kinetic energy plus initial potential energy. Initial kinetic energy is zero क्योंकि उन्होंने बोला है कि जब r was very greater than capital R, speeds were negligible, मतलब v was zero. v zero मतलब kinetic energy zero. करेक्ट. पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी, पहले का मास, दूसरे का मास और सेपरेशन. तो कितना आ गया? माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर. यहां तक क्लियर? डिड यू गेट अप टू दिस पॉइंट? काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड्स क्या थे? नेग्लिजिबल. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? जी एम वन एम टू बाई आर. दोनों स्टार का मास सेम है, तो एम एम और डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर है, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर. केस टू, केस टू जब कोलिजन होगा तब, जब कोलिजन होगा तब क्या होगा? तब ये होगा that you have this star, you have this star just touching each other, right? They are just touching each other. Correct. What is total energy here? Kinetic final plus potential final. What is kinetic energy? Half mv स्क्वायर. लेकिन ये तो एक का हो गया ना, हमारे पास दो स्टार है ना, दोनों मूव हो रहे थे, तो 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन एम टू बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है इस केस में? अब 2r, तो डिस्टेंस इज 2r इन दिस केस, 2r, राइट. तो आपको मिल गया यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी एज एम वी स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2r, राइट. यूजिंग लॉ ऑफ conservation of energy, law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. Initial total energy should be equal to initial, sorry, final total energy. Initial total energy कितना था? अभी आपने बताया, माइनस जी एम स्क्वायर बाय स्मॉल आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2r. हमें क्या पूछा है? स्पीड पूछा है, v पूछा है, तो इसको v के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा आपका एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय 2r, क्योंकि इसको मैं वहां शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस जी एम स्क्वायर बाय स्मॉल r. मतलब ये कि एम वी स्क्वायर जी एम स्क्वायर कॉमन 1 बाय 2r माइनस 1 बाय स्मॉल r, एक m गायब, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम 1 बाय 2r माइनस 1 बाय स्मॉल r. ऐसा होना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी, अंडर रूट ऑफ जी एम 1 बाय 2r माइनस 1 बाय स्मॉल r, राइट.
तो इवन इफ यू डोंट नो theory of collisions you can still solve this question. अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो निग्लिजिबल वेलोसिटी कब, जब वो बहुत दूर थे, मतलब ओनली एनर्जी वाज पोटेंशियल। जब वो जस्ट कोलाइड होंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों का मिला के एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाँ माइनस जी एम एम बाय सेपरेशन, सेंटर टू सेंटर। मैंने इसलिए बहुत बार पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू एंड अर्थ, जीरो होता है क्या? नहीं, क्यों? अर्थ के सेंटर से मेजर करते हो, दैट इज हाउ मच, माइनस जी एम योर मास अपॉन डिस्टेंस of you from center of earth which is radius of earth, so that is your potential energy and the sun as a system, sorry earth as a system। sun पे जाओगे तो मेल्ट हो जाओगे, right? Good. A satellite is to be placed in equatorial geostationary orbit around earth for communication. The height of such a satellite is, well, टाइम पीरियड का इक्वेशन याद है क्या? टी स्क्वायर याद है क्या? नहीं, आई वांट कंप्लीट इक्वेशन, नॉट प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है। 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, कौन सा एम? नहीं, किसका एम? सन का, अर्थ का, सैटेलाइट का? अर्थ का, क्योंकि कभी भी सेंट्रल बॉडी का मास, अगर प्लैनेट और सन की बात चल रही है तो सन का मास, सैटेलाइट और अर्थ की बात चल रही है तो अर्थ का मास, तो मास ऑफ अर्थ स्मॉल आर क्यूब था यहाँ पे, है ना? स्मॉल आर को कैपिटल आर प्लस एच का क्यूब लिख सकते हैं क्या? गुड। तो इसका मतलब मुझे ये सब का सब वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब जी एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट? हमको इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अब वाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एच चाहिए, तो यह आ जाएगा आपका जी एम ई टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर वोल रेज टू 1/3। ये एक्चुअली दो क्वेश्चंस है, एक तो ये आ गया आपका, एक क्वेश्चन में ऐसा भी है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो सिर्फ यहाँ पे आर आएगा विद नेगेटिव साइन। तो दिस इज वन क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड नाउ, क्योंकि एक क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला बन गया, राइट? इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है तो वैल्यू के लिए तो देन यू हैव टू डू कैलकुलेशंस, ओके? तो जी की वैल्यू 6.67 10 पावर माइनस 11, मास 6 into 10 power 24, t 24 hours into 60 into 60, तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था ये होम असाइनमेंट, तो किया क्या कैलकुलेशंस? आई गेव यू दिस होमवर्क फॉर अ रीजन, और रीजन ये था कि जब आप सॉल्व करने बैठते हो तब आपको समझ में आता है कि ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू बहुत जगह पे लग सकती है। तो व्हाट यू शुड बी डूइंग इफ यू वांट टू स्कोर मार्क्स, जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 की वैल्यू कैलकुलेट करके याद कर लो, खत्म। बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अगर आपको ये पता होता तो कितना फास्ट था अभी, अगर आपको ये वैल्यू पता होती तो सिर्फ माइनस आर करना था, डन। पर आपको वैल्यू नहीं पता है तो वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो खुद को ही करने पड़ेंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू टू सेव टाइम, हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कैलकुलेशंस कर लेना। वो इसकी वैल्यू आती है 4.21 into 10 power 7, ओके? माइनस आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 into 10 power 3 किलोमीटर से मीटर में, राइट?
और मैं अगर यहाँ पे और एक पॉइंट लगाता हूं तो ये हो जाएगा 6, राइट। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। मैं ऐसा करूंगा, यहाँ लगाऊंगा पॉइंट 0.64 इंटू 10 पावर 7, 0.64 इंटू 10 पावर 7 हो गया आपका आंसर सॉल्व। कैसे? देखो पहले तो सब सेम ही है ना, हाँ तो करना ही नहीं, वो तो सिर्फ 10 पावर 7 आएगा बाहर। 4.21 में से 0.64 माइनस करोगे तो 3.57 ही मिलेगा इंटू 10 पावर 7 है क्या? 10 पावर 7 ऑप्शन, राइट। क्योंकि द मोमेंट यू राइट दिस, मतलब दोनों से 10 पावर 7 कॉमन निकलेगा। 4.21 में से 0.64 माइनस करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और सारे के सारे पहले फैक्टर सेम ही दिए हुए। मतलब वी आर जस्ट वरीड अबाउट 10 का पावर। उसको क्या बोला था हमने 10 के पावर को? 11 का पहला चैप्टर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। So we are just worried about order of magnitude. What is order of magnitude here in the answer? नहीं, 7. Only power is order of magnitude, है ना? तो 7 है। क्लियर? तो ये वैल्यू याद रहेगी क्या? अब किसके लिए ये वैल्यू? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड अर्थ। सिमिलरली अर्थ अराउंड सन भी कैलकुलेट करना है खुद में। अर्थ अराउंड सन, 4 particles of masses m, 2m, 3m and 4m are kept in sequence at the corners of a square of side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of the square will be. All right, so I'll help you out solving this question. ऐसा है कि you have a square, okay, so you have a square basically. मान लो ये स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स पे मासेस है। लेट अस से m at A, 2m at location B, 3m at C and 4m at D. इसका साइड A है। हमको पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग on a particle of mass m placed at center of the square. It is very good thing that it is a square. क्यों? क्योंकि then you will know कि what is the distance, इसको मैं बोल देता हूँ O, then you will know कि ये जो O है इसका हर एक वर्टेक्स से, कॉर्नर से डिस्टेंस कितना है? कितना है? ये A तो डायगोनल रूट टू A, उसका हाफ, मतलब a by root 2. Each corner from the center of square is a by root 2. वेरी गुड। ऐसा करते हैं, पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है जनरल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का? G फर्स्ट मास, सेकेंड मास बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना? तो फोर्स ऑन A on O at the center due to A, what will be this force? G पहला मास, कौन सा पहला मास? O पे कितना मास है? M, A पे कितना है? M स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? A बाय रूट 2 का स्क्वायर, A बाय रूट 2 का स्क्वायर, मतलब यह आएगा आपका 2 ऊपर जाएगा GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर। वेरी गुड। इसको मैं बोल देता हूं F फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि फोर्स ऑन O ड्यू टू B विल बी G, mass at center M, mass at B 2m, तो 2m square, distance was
a by root 2 अगेन, है ना? हाँ, तो a by root 2 का स्क्वायर मतलब ये यहाँ पे, हाँ, तो ये 2f आएगा मतलब। वेरी गुड। तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक, क्योंकि इससे सिंपल होगा कैलकुलेशन, राइट? जब मास m था तो फोर्स f था, जब मास 2m था तो फोर्स 2f था, जब मास 3m होगा तो 3f होगा, जब मास 4m होगा तो 4f होगा, है ना? श्योर, करके देखो, नहीं तो फोर्स ऑन O ड्यू टू C, G पहला मास m, दूसरा मास 3m, 3 बाहर, अपॉन डिस्टेंस तो सेम ही है, तो 2a स्क्वायर मतलब 3f आया क्या? गुड। तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक, 3f और फोर्स ऑन O ड्यू टू D is 4f, करेक्ट? टोटल फोर्स इज नॉट एडिशन, डायरेक्टली ऐड नहीं कर देना है इसको। क्यों नहीं करना ऐड? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब उसको ये यहाँ खींचेगा तो उसको डायगोनली सी भी अट्रैक्ट करने वाला है, मतलब दीज आर अपोजिट फोर्सेस, राइट? करेक्ट, ये अपोजिट फोर्सेस है ना? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस आफ्टर दिस पॉइंट, 3 मेथड है, 3 कैसे? एक तो आप बोलो कि फोर्स ऑन O ड्यू टू A इज टुवर्ड्स A, अट्रैक्टिव है क्योंकि A अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली यू कैन से C भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो, या फिर आप इन दोनों का रिजल्टेंट देख सकते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि डायगोनल्स एट द सेंटर मेक 90 डिग्री एंगल इफ इट इज अ स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दो, मैं वापस बता रहा हूं, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ, लेट अस सी, वेरीफाई भी हो जाएगा कि सही आ रहा है कि नहीं। तो पहला मेथड क्या था आपका? मेथड ये था, यहाँ पे आपके पास A है जिसका मास m था, यहाँ पे आपके पास B है जहाँ पे मास 2m था, यहाँ पे C है जहाँ पे मास 3m था, यहाँ पे D है जहाँ पे मास 4m था, सेंटर में O है जहाँ पे मास m था, राइट? अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई से दैट force on O due to A and force on O due to C are oppositely directed, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट पहले देख लेंगे। F1 is the resultant of force on O due to A and force on O due to C, दोनों में से बड़ा कौन सा था? C, मतलब रिजल्टेंट क्या लिखोगे? FOC minus FOA and it will be in this direction, F1 बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में होता है कि नहीं? होता है ना? गुड। तो कितना आया ये? 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2f। सिमिलरली आप ये सेम एक्सरसाइज करोगे फॉर दीज टू, आप बोलोगे दिस इज फोर्स ऑन O ड्यू टू B एंड दिस इज फोर्स ऑन O ड्यू टू D, करेक्ट? और इसके रिजल्टेंट को बोलोगे F2, है ना? इसके रिजल्टेंट को बोलोगे F2, बड़ा कौन सा है? D, तो F2 is force on O due to D minus force on O due to B, ये है 4f और ये था 2f, मतलब ये है 2f। नहीं नहीं ठीक है ना, लेकिन जस्ट लुक हियर, इसका रिजल्टेंट कहाँ गया आप? वेयर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस? अरे ये F1 क्या था? OA और OC का रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में था? C के डायरेक्शन में। OB और OD का रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में होगा? D में। तो मतलब ये आपका यहाँ पे आएगा कि नहीं? अभी F1 और F2 दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? है। तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा आपका, फाइनल FR, राइट, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ F1 and F2, but F1 and F2 are perpendicular. What is the resultant of two perpendicular vectors? What is the magnitude of resultant of
टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा, थीटा कितना 90, मतलब 0, मतलब जस्ट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। और इससे भी शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई थी कि जब f1 और f2 ही इक्वल हो तो ये आता है √2f1 और √2f2। यहाँ पे f1 और f2 दोनों 2f है ना, करेक्ट। तो √2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ f बराबर, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, 2f है कि नहीं है। तो 2√2f पर f क्या था, f 2gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 2gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब 4√2gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, करेक्ट, गुड। मेथड 1, 3 मेथड है इसके, मेथड 2 बताता हूं आप। अभी क्या है कि आपने क्या किया था, आपने FO और मतलब OA और OC का रिजल्टेंट लिया। जरूरी नहीं है ना हम लोग OA और OB का भी ले सकते हैं, क्योंकि FOA एंड FOB दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा आपको बोलोगे F1 अंडर रूट ऑफ FOA विच वाज F स्क्वायर, FOB विच वाज 2F, तो ये 2F का स्क्वायर मतलब 4F स्क्वायर, मतलब ये आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 5F। ये हो गया F1, दिस इज F1। सिमिलरली नहीं देखो, सिमिलरली FOC और FOD दे आर परपेंडिकुलर। इसका रिजल्टेंट को मैं बोलता हूं F2, FOC क्या था 3F, 3F का स्क्वायर कितना 9F स्क्वायर प्लस 16F स्क्वायर, वेरी गुड, 5F। अब आप बोलोगे कि F1 और F2 दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है कि नहीं, और F2 बड़ा है कि नहीं, F2 बड़ा है ना, गुड। तो फिर आप बोलोगे नाउ फाइनल रिजल्टेंट इज F2 माइनस F1। F2 कितना था 5F, ये कितना था √5F, तो ये आ गया 5 माइनस √5, करेक्ट, इंटू F। तो 5 माइनस √5 इंटू F कितना है 2gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट। तो फिर आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा, शुड बी गेटिंग सेम, यू शुड बी गेटिंग सेम, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए, व्हाई नॉट। Look, did we make some mistake? Yes, sir. Where? पहले तो आपने अंडर रूट लिया, फिर उसके x स्क्वायर प्लस 4f हाँ तो स्क्वायर लिया। FOA is F, FOB is 2F, तो F का स्क्वायर और 2F का स्क्वायर 4F स्क्वायर, दैट इज 5F स्क्वायर, रूट ऑफ 5 और F बार, एंगल 90 डिग्री नहीं है, गुड। नहीं रिजल्टेंट 4 रिजल्टेंट नहीं, दिस इज नॉट द थिंग। आर यू श्योर इफ intersecting diagonals make angle 90 at the center of the square? Sure? Are you sure? तो ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा टू चेक if this angle is 90 or not, and if yes, then why are you not getting correct answer? और एक मेथड है, but I will just tell you to do this as an assignment first. तो पहला मेथड इजी था, इजी क्यों था, क्योंकि आपने देखा कि अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्सेस है, तो उसका रिजल्टेंट ले लो, फिर 2 फोर्स बचेंगे एंड बोथ आर एट 90 डिग्री। वैसे जस्ट टू टेल यू कि 90 डिग्री होगा, अगर नहीं होता तो ये सॉल्व नहीं कर पाते तुम, है ना। हाँ, तो गलती कहाँ हो रही है, दैट यू हैव टू वर्क आउट फॉर योरसेल्फ।
कहाँ पे गलती हुई, दैट यू हैव टू वर्क आउट फॉर योरसेल्फ। मैं बार बार बोल रहा हूँ। he someone typed here and you need to know that take 4 resultant forces. So you may think of doing component of each force. इसका एक कंपोनेंट यहाँ, एक यहाँ, इसका एक कंपोनेंट यहाँ, एक यहाँ। तो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स। तो ये सेकंड मेथड ट्राई करो, आप खुद करो तो समझेगा कहाँ गलती हो रही है। राइट, क्लियर? या फिर अभी भी कुछ? फर्स्ट मेथड तो हो गया। यहाँ पे कहाँ गलती हुई, दैट आई वांट यू टू वर्क आउट एंड वर्क आउट बाय योरसेल्फ। गुड। Acceleration due to gravity on moon is 1/6 of Earth. Gm is Ge by 6. If the ratio of density of Earth and moon, density of Earth by density of moon is 5/3, the radius of moon in terms of Earth radius will be. ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी बता रहा हूँ। डू यू रिमेंबर G का फॉर्मूला? Gm by R square. डू यू रिमेंबर हमने G को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखा था? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन R स्क्वायर। तो ये था आपका G 4/3 पाई R क्यूब रो बाय R स्क्वायर। मतलब G इज 4/3 कैपिटल G पाई R, just R into रो। करेक्ट? 4/3 G पाई कांस्टेंट होता है, मतलब स्मॉल g इज प्रोपोर्शनल टू R into रो। क्लियर? अब रेशियो ले लो, Gm by Ge is equal to Rm by Re, rho m by rho e। Gm by Ge 1/6, Rm by Re पूछा है, फाइंड करना है ना, रेडियस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। रो m by rho e 3/5। तो आ गया आंसर, हो गया ना, 5/18। दिस इज 5/18। तो यू हैव दिस एज, ये 5 यहाँ गया, ये 3 यहाँ पे आया, तो आर एम बाय आर ई एज 5/18 हो गया। आर एम इज 5/18 आर ई, ऑप्शन ए। राइट, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। The moon's radius is 1/4 that of Earth। अभी रेडियस पे आ गए, मून का रेडियस अभी 1/4 कर दिया that of Earth, रेडियस नॉट G। Radius of moon is 1/4 of radius of Earth। Its mass, मतलब मून का मास is 1/80th, मतलब कितना नंबर वाइज? What is mass of Earth? That is radius, mass 6 into 10 power 24 kg। 6/8 3/4, 6/80 हो जाएगा, 6/80 हो जाएगा। ये जो 0 है ऊपर जाएगा, 10 पर 23 हो जाएगा। 6/8 3/4 मतलब 0.75। तो 7.5 into 10 पर 22 किलोग्राम इज मास ऑफ मून। अर्थ का 6 into 24, इसका 7.5 into 10 पर 22। गुड, ठीक है। If G represents acceleration due to gravity on the surface of Earth, तो मून पे कितना है? दिस इज जोक, दिस इज Gm by R square। तो ये इजी है, G मून by G अर्थ इज इक्वल टू, ये कैपिटल G कैंसिल हो जाएगा, रेशियो लोगे तो M मून by M अर्थ, R अर्थ by R मून का स्क्वायर। दिस इज 80, 1/80, राइट। और R E by R M 4 होता है, नहीं
4 उसका स्क्वायर 16 1 जा 5 जा, तो जी एम एस जी ई बाय 5 है क्या? ऑप्शन नंबर बी है। गुड। वन लास्ट क्वेश्चन। If the radius of Earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on the Earth's surface would be. I would change this question and say, if the radius of the Earth were to shrink by 1%, its mass remaining same, then your weight would decrease by 2%, increase by 1%, क्योंकि g change होगा तो weight change होगा, तो your weight will also be changed, right? तो ठीक है, कैसे करेंगे इसको? Tell me. If the radius of the Earth were to shrink by 1%, easy है. If you remember, of course, if you remember 11th का पहला चैप्टर, मैं बार बार बोलता था डोंट टेक इट लाइटली. कौन सा चैप्टर था पहला? उसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सीखा है क्या? What is formula for G? Gm by r square. Gm by r square. मास उन्होंने बोला कांस्टेंट है, मास रिमेनिंग द सेम, g तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, राइट? अभी ये याद है कि आपको हमने डेल्टा g बाई जी इंटू 100 ऐसा फॉर्मूले बनाए थे, तो g और m कांस्टेंट है. आपको याद है नीचे ये डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, इट इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r इंटू 100. अभी डेल्टा r बाय r इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी है, तो आंसर कितना आएगा? 2%. सिर्फ डिसाइड क्या करना है, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज. क्यों? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अगर r कम हो रहा है तो g बढ़ेगा, राइट? श्रिंक मतलब कम होना, तो इंक्रीज बाय 2%. दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओरल था ये, दिस इज ओरल. इफ आई से मास इज आल्सो चेंजिंग बाय 1%, फिर डेल्टा m अपॉन m into 100 के करते प्लस यस डेल्टा m by m into 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r by r into 100, तो 3% चेंज हो गया. ये चेंज है. मैंने पूछा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, क्योंकि g is directly proportional to m. but it is also inversely proportional to r square. तो डोमिनेट कौन कर रहा है यहाँ पे? when you write this delta g by g into 100, delta m by m into 100, अगर ये भी 1% से चेंज हो रहा है तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r इंटू 100, तो डोमिनेट कौन करेगा? r, क्योंकि ये भी 1% था, ये भी 1% था, लेकिन मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, और r था डिनोमिनेटर में, तो ओवरऑल क्या हुआ? माय क्वेश्चन इज, वेट, मैं इसको आपको ऐसा बताता हूँ, रेडियस भी कम हुआ, मास भी कम हुआ, तो 3% जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट इज फॉर श्योर. क्यों? मास भी कम हो रहा है ना, और रेडियस भी कम हो रहा है, राइट? तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट? लुक जी इज प्रोपोर्शनल टू एम. एम का कम होना मतलब जी का कम होना होता है, लेकिन आर का कम होना मतलब जी का इंक्रीज होना होता है. तो हु विल डिसाइड? यहाँ पे आर डोमिनेट कर रहा है, इंक्रीज होगा बाय 1%, क्योंकि एम ने 1% से डिक्रीज किया, आर ने 2% से इंक्रीज किया, तो नेट इफेक्ट इज 1%.
अगर मैंने बोला होता कि 2% मास चेंज हुआ, मास डिक्रीज हुआ, वेरी गुड, तो ये ऐसा आपको समझना पड़ेगा. गुड, so you are prepared for such questions now. Done. So we'll stop here and we'll continue this point onwards in the next session.